कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस माइंड एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है दोस्तों, बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके बीच में फिर से लेकर आया हूं, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। दोस्तों 75 क्वेश्चनों तक हमारा डिस्कशन हो गया है। डेली 25 क्वेश्चन के अंतर्गत आज हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे दोस्तों, जो कि आपके किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी से संबंधित हो, यूपी ट्रिपल एससी से, यूपीएससी से या यूपीपीएससी से या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट ज़रूर किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों की श्रृंखला का आज का पहला प्रश्न। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित किलों में से निम्नलिखित में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ने सबसे पहले निर्माण की? निम्नलिखित में से किलों में से, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण करवाया था, यानी कौन सा किला है जो ब्रिटिश ने सबसे पहले निर्माण करवाया था। आपका ऑप्शन है फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजिलो। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि वो कौन सा किला है जिसका निर्माण ब्रिटिश ने सबसे पहले करवाया था। तो दोस्तों ब्रिटिश ने जो सबसे पहले निर्माण करवाया था, क्या था? वो था दोस्तों आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन कह रहा है कि विलियम बैटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको ये उत्तर देना है, केवल एक, केवल दो, पहला और दूसरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि इसमें से कौन सा कथन सही है। आइए दोस्तों देखते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। रॉबर्ट बैटिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि कथन कह रहा है कि केवल बेवेल योजना, माफ कीजिएगा, बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण क्या था? कि बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत बंटवारा बच जाता। और समझे नहीं दोस्तों, कथन क्या कह रहा है कि बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण था कि बेवेल का जो विचार था वो था कि ऐसी व्यवस्था से भारत और बंटवारा बच जाता। तो आपका कौन सा कथन सही होगा, आपको ये बताना है। कथन और कारण दोनों सही है। कारण सही, कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है, या फिर कथन गलत है, कारण सही है। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि कथन जो है वो सही है कि बेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी।
पर इसका कारण गलत है, क्योंकि बेबल का ऐसा विचार नहीं था कि ऐसी व्यवस्था से भारत बंटवारा बच जाएगा। तो अब ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, बात समझ रही क्या प्रश्न है कि पुस्तक है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, किसने लिखी है? ऑप्शन आपका बी एन राव, श्री राजगोपालाचारी, कृष्ण मेमन या फिर वीपी मेनन। तो पहले दोस्तों कमेंट में उत्तर कीजिए। दोस्तों आप लोग अगर कमेंट में उत्तर करते रहेंगे हमारा हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा उत्साह बढ़ता है कि हम और अच्छा करने का प्रयास करें। दोस्तों द सक्सेस माइंड एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपके बीच में डिस्कशन करता है, जो आपके लक्ष्य के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, जो आपको आपके लक्ष्य तक बहुत करीब पहुंचाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकों को डिस्कशन करें। द सक्सेस माइंड एट द रेट से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट से आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। दोस्तों जितना ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे। और अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ आपको और MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे और वन लाइनर प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो द पुस्तक क्या है कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वीपी मेनन ने लिखी है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो फटाफट से कमेंट आप कथन देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा कि इसमें कौन सा कथन सही है, तो देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन को का उपबंध किया। ये कथन भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है। कौन से कथन पे दे रहा? सी। तो आपको दोनों कथन सही हो गए दोस्तों। और ये दोनों कौन से ऑप्शन पे दे रहा? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? प्रश्न क्या है कि डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन आपका है हेनरी लुइस, विलियम डोरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वो थे राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि किस प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? ऑप्शन है जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। तो दोस्तों जिस प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था वो थे विंस्टन चर्चिल। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों कि गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह, समझ रही, गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा है? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो दोस्तों गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता जो हैं
वो आपकी कौन है प्यारे दोस्तों? वो हैं आपकी सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? ऑप्शन है, इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका जवाब क्या होगा। दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की, तो रॉलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था वो था, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत कर दिया था। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि क्रिप्स प्रस्तावों के प्रावधान में सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, संविधान, दूसरा है संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, पहला और दूसरा, ना तो पहला ना तो दूसरा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के किस प्रस्तावों के प्रावधान में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो क्रिप्स प्रस्तावों के प्रावधान में दोस्तों भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जो प्रावधान की बात की गई है वो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए बात नहीं की गई है। बात समझ आ रही है? तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, बिल्कुल सही है। तो दूसरा कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है? बी पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करना भी ना भूलें। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल का सपोर्ट करें, क्योंकि द सक्सेस मैन एट द रेट आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाता है। काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो को तैयार किया जाता है। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। तो आगे का प्रश्न क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? बस समझा रही? प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली जिस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन है, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। दूसरा है, उसने जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदीन बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तीसरा, वह मुगल प्रशासन को चार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट और पसरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। चौथा, वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था, यानी मिलाना चाहता था। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो मेरे दोस्तों अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का जो तात्कालिक कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों कि साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन है, इसने प्रांतों में वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया,
इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। साइमन कमीशन की संस्तुति की बात करें दोस्तों, तो कौन सा एक कथन जो इसमें सही है वो होगा, इसने प्रांतों में वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। बस समझ आ रही? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में वर्ष 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा इन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों विकल्पों में से नहीं था? ऑप्शन है बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी। तो फटाफट से कमेंट उत्तर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बंगाल के विभाजन को रद्द करना। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात की जाए पांडिचेरी के संदर्भ में, तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये बिल्कुल सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, दोस्तों ये गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो दोस्तों ये कथन भी गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि केवल पहला सही है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने जो पांडिचेरी पर कब्जा किया था, तो दोस्तों वो 2 बार किया था। एक सन 1761 में किया था और दूसरी बार 1763 में किया था। बात समझ में आ रही है? एक बार कब किया था? 61 में, ठीक। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एक बार उन्होंने 1761 में किया था और उसके बाद उन्होंने 1793 में किया था। 63 में नहीं, 93 में किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? पहला, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो केवल पहला सही है कि भारत की स्वतंत्रता की, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की अनुशंसा की गई थी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में मुक्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता के लिए, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने के लिए वो विख्यात हैं, यानी ख्याति यानी विख्याति, यानी कि विख्यात हैं वो। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता क्यों विख्यात हैं? दोस्तों बात की जाए उषा मेहता की, बस समझ आ रही, बात की जाए उषा मेहता की, एक मिनट दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा एक क्वेश्चन पर आपकी, कि प्रश्न था कि भारतीय
प्रश्न था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल में नेहरू रिपोर्ट। दोस्तों इसमें एक और चीज़ थी जो इस पे मैंने गौर से ध्यान नहीं दिया कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता तो थी ही थी। ये तो है पूर्ण स्वतंत्रता की जो माँग थी, क्या ये बात सही है? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की माँग उसमें नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की अनुशंसा की गई थी और भारतीयों में संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन होगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन होगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ना कि पहला। तो गलत हो जाएगा, इसलिए माफी चाहता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी? तो ख्याति थी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1798 ईस्वी में लॉर्ड कार्निवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में देखा जाता है? पहला ऑप्शन है रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 1798 में लॉर्ड कार्नवालिस की जो भू व्यवस्था प्रणाली थी उसे लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में जो बढ़ोतरी देखी गई थी, ठीक है, उसका क्या कारक था आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों उसका जो कारक था वो था उपरोक्त में से कोई नहीं। बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से क्यों नहीं? क्योंकि इसमें इसका कोई कारण इसमें से है ही नहीं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमेंट में करके बताइएगा कि कानूनी विवाद की प्रवृत्ति में जो बढ़ोतरी देखी गई थी उसके कौन से कारक हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? यह आंदोलन अहिंसक था, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह आंदोलन स्वतः परिवर्तित था, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। तो दोस्तों इसका जवाब होगा यह आंदोलन अहिंसक था। यही गलत टिप्पणी है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? भू राजस्व की नई प्रणाली को लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलिया के रूप में बड़ी संख्या में महाजन व्यापारियों और लगान के ठेकेदार को बढ़ाना, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो दोस्तों इसका जवाब होगा जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण यही मुहैया कराया गया था। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1898 ईस्वी में सर विलियम बेडनवन और W.S. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना की थी? ऑप्शन है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए, हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, भारतीयों के सामाजिक न्यायपालिका के में प्रवेश के लिए, अभियान करने के लिए, भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए, ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश के लिए आंदोलन करने के लिए। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। तो भाई दोस्तों इसका जवाब होगा कि 1898 में सर विलियम वेडरबर्न तथा W.S. कैन ने जिस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना की थी वो थी भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए, हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट का जो संबंध था वो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने से संबंधित था। तो ये ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। पहला है उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया।
तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें केवल आपका पहला सही है कि उन्होंने इस बात को ये अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो केवल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपरोक्त में से कौन सा? ठीक है, तो तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपरोक्त खेती, और बाकी यहाँ से क्या दे रहा है आपका? बाकी ये क्वेश्चन है दोस्तों, समझ में आ रही? बाकी आपका समझ आइए दोस्तों, वो आपका क्वेश्चन था कि मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू लाल मिर्च की खेती। तो उपयुक्त में से अंग्रेजों की भारत को देन क्या थी? तो अंग्रेजों की जो भारत की देन थी दोस्तों, वो इनमें से कोई नहीं। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये इसमें से कोई भी तरीका अंग्रेजों द्वारा भारत को देन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? मार्लेमेंटो सुधार 1909, मोटंगे चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कौन सा, या भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों जो योजना पर आधारित थी भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन जो है, तो जिस योजना पर आधारित थी उस योजना का नाम क्या था दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। खोल लें परेशान ना हो। या तो पहले या तो एकदम ही बाद। वाह भाई वाह। लो अच्छा, लो भैया इसके पीछे लो।